नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महावीर जाखड़ और आप देख रहे हैं डॉक्टर एम हॉक। साथियों, मुख्तार अंसारी की कल मौत हो गई और मौत के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म हो रहा है। कोई कह रहा है कि जेल दिया गया है, कोई कह रहा है कि उसने अपने कर्मों की सजा मिली है। बोला जा रहा है कि मुख्तार अंसारी को जेल दिया गया था और उसकी तबीयत बिगड़ने पर बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। उस समय मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी उनसे मिलने आया, लेकिन प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। उमर अंसारी ने बोला कि मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन मैं 25 साल अपने पिता से दूर रहा हूं। उनसे मिलने गया, लेकिन प्रशासन ने नहीं मिलने दिया। इंसानियत भी कुछ चीज होती है, लेकिन तार तार हो रही है, ये उमर अंसारी ने बोला। लेकिन उमर अंसारी मानवता उस दिन समझ में नहीं आ रही थी जब मुख्तार और उसके गुर्गे आए दिन हत्याएं करते थे। शास्त्रों में जैसी करनी वैसी भरनी, इसे ही कहा गया है और ये बात 100% मुख्तार अंसारी पर सटीक बैठती है। उमर अंसारी, तुम मानवता की बात कर रहे हो, जो खुद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। उमर अंसारी, तेरे अब्बू ने इंसानियत की जो मिसाल पेश किए उसके कुछ नमूने पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइए नाजरीन। गाजीपुर में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, मन्ना हत्याकांड के गवाह रामचंद्र मौर्य की हत्या, कांग्रेस के नेता अजय राय के भाई की हत्या, मऊ में एक क्लास ठेकेदार मन्ना सिंह की हत्या, रामचंद्र मौर्य के बॉडीगार्ड सिपाही सतीश की हत्या, इलाहाबाद की स्पेशल एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 केस, आजमगढ़ के एकचला गांव में मजदूर की हत्या, 26 जनवरी 1996 को गाजीपुर में एएसपी शंकर जायसवाल पर जानलेवा हमला, 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रुंगटा की किडनैपिंग और उसके बाद हत्या, 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया था। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे अनगिनत कांड जो इस मुख्तार अंसारी के खौफ के कारण कभी दर्ज ही नहीं हुए। साधारण इंसान जिनका कोई राजनीतिक अथवा समर्थ आधार नहीं था, उनके मुकदमे तो दर्ज ही नहीं हुए। कितने बेटों के बाप और कितने बापों के बेटे छीने थे मुख्तार अंसारी ने। कत्ल करके हंसने वाला मुख्तार अंसारी का सुपुत्र कब से इंसानियत की बातें करने लगा। उमर अंसारी, ऊपर वाले की लाठी बे आवाज होती है, पर जब चलती है तब तेल पिला पिला के चलती है। इंसानियत, मानवता की तुम दुआएं दे रहे हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानियत और मानवता की हत्या करते आया है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बुरे कर्मों की सजा तो ऐसे ही मिलती है। नरसंहार करने वाले लोग नैतिकता का कब से पाठ पढ़ाने लग गए। ये अजीब सी बात है। अंसारी हो या विकास दुबे, उनके लिए नैतिकता ताक पर रखी माचिस की तिल्ली है, जिससे ये जिसको चाहे आग की लपेटों के हवाले कर सकते थे। जो भी इन गुंडों का और आतंकियों का समर्थन करते हैं वो भी अपराधी की श्रेणी में आते हैं। मुख्तार अंसारी के जवानी में किए गए कुकर्मों की सजा बुढ़ापे में भोगनी थी। मुख्तार समाजवादी पार्टी के समय जिप्सी की छत पर बैठकर मूंछों के ताव देता हुआ हाथ में बंदूक लेकर घूमता था। जब सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे तब इसको नहीं पता कितने लोगों को इसने जमीन हड़पी, लोगों को धमकाया। उमर अंसारी, तुम मानवता की बात कर रहे हो, तुम्हारे बाप ने अपने पूरे जीवन में मानवता का कत्ल किया है। ये मानवता की बात कर रहा है जिसने पूरी जिंदगी ऐसे काम किए हैं, दूसरों को दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। अब तुम्हें मानवता याद आ रही है। मुख्तार अंसारी ने समाज में दहशत, खौफ, नफरत भरने के सिवा किया ही क्या था। और मजे की बात यह है कि ऐसे अपराधियों के समर्थन में लोग पोस्ट लिख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। एक बार उनसे पता करो जिनके घर का चिराग मुख्तार अंसारी ने बुझा दिया था। अगर कोई मुख्तार अंसारी के समर्थन में पोस्ट लिख रहा है तो जाने अनजाने इंसान अपराध का भागीदार हो रहा है। किसी भी समाज में कोई अपराधी हमारा आदर्श नहीं हो सकता। अपराधी की कोई जाति, कोई नस्ल, कोई लिंग और कोई धर्म नहीं होता। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद या फिर विकास दुबे, इन्होंने कभी भी अपराध करते समय उसकी जाति और धर्म नहीं पूछा। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग इन अपराधियों, इन बलात्कारियों का समर्थन करने आ जाते हैं। ये लोग अपनी जाति या धर्म का सहारा लेकर अपनी दुकान चलाते हैं। जब इनको जरूरत होती है, वोट लेना होता है, तब ये लोग आ जाते हैं अपनी जात और धर्म को लेकर। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के ऊपर 65 केस दर्ज थे और 8 मामलों में सजा हो चुकी थी। ये जेर देने वाली खबर मुख्तार अंसारी के परिवारजनों ने फैलाई, क्योंकि अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी से टिकट मिला और इस लोकसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए सारी झूठी खबर फैलाई गई थी। मुख्तार अंसारी को जेर देने वाली बात सरासर गलत है। जो इंसान जेल में है उसके छूटने की कोई उम्मीद नहीं है, उसको जेल में ही रहना था। कितनी विडंबना है। जिंदा लोग अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिजन की मौत या बीमारी को भी एक मौके की तरह बनाने
से नहीं चूकते। अब देखिए, समाजवादी पार्टी से मुख्तार के भाई अफजल अंसारी को लोकसभा का टिकट मिला है और टिकट मिलने के बाद ये जेर वाली बात सामने आ रही है। मुख्तार के परिवार वालों को अच्छे से पता था कि उसने जो अपराध किए हैं उसकी वजह से वह बाहर नहीं आने वाला, चाहे कोई सिचुएशन हो। इसके लिए उन्होंने जैसे ही टिकट मिला ये जेर वाली बात फैलानी शुरू कर दी। यहाँ सोचने वाली बात यह है, वाकई अगर सरकार को या योगी जी को जेर देना ही होता, कब का ही जेर दे दिए होते। वे इंतजार करते कि अफजल अंसारी को टिकट मिले और फिर जेर दिया जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्तार अपनी सामान्य मौत मरा है, ये बात उसके परिजनों को भी अच्छे से पता है। अब चुनाव का टाइम है और जेर वाली कॉन्स्पिरेसी फैला दो जिससे सहानुभूति के कारण वोट मिल जाएंगे। ये राजनीति बहुत गंदी चीज होती है, ऐसे ही नहीं बोला जाता। इसके बाद उमर अंसारी ने बोला कि उसको मिलने नहीं दिया गया, वो 900 किलोमीटर दूर से आया था। तो ऐसा है उमर अंसारी, इससे फर्क नहीं पड़ता तुम 900 किलोमीटर से आए हो या 9 किलोमीटर से। आईसीयू में भर्ती मरीज से मिलने का एक टाइम होता है, इसके बाद बिना डॉक्टर की परमिशन के किसी का बाप नहीं घुस सकता आईसीयू में। और उमर अंसारी, आईसीयू कोई खाला का घर नहीं जो कभी भी मुंह उठाए और उसमें घुस जाए। आईसीयू में और भी मरीज भर्ती होते हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर दें क्योंकि उमर अंसारी जी आ रहे हैं। आईसीयू में सीरियस और गंभीर मरीजों को भर्ती किया जाता है। किसी भी बीमारी व्यक्ति के अंदर आने से वहां भर्ती अन्य मरीजों को इन्फेक्शन होने का डर रहता है, इसलिए आईसीयू में डॉक्टर बिना टाइम किसी भी व्यक्ति को घुसने नहीं देते। आईसीयू में डॉक्टर सुबह एक समय मरीज के एक परिजन को दूर से मरीज को दिखा देते हैं और उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे देते हैं। जब उमर अंसारी पहुंचा होगा वह समय सुबह का खत्म हो गया होगा, इसलिए अस्पताल प्रशासन ने मिलने नहीं दिया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि उमर अंसारी के अलावा चाहे कोई मंत्री ही क्यों ना होता, बिना टाइम के डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन आईसीयू में भर्ती मरीज को मिलने की परमिशन नहीं देते। जिस व्यक्ति को 2 उम्र कैद की सजा हो चुकी है उसके बाहर आने का कोई चांस नहीं था, चाहे वह कुछ भी करता, उसको जेल देकर मारने वाली बात बचका नहीं लगती है। कोई दिमाग से कितना बुद्धिहीन, विवेकहीन, गोबर बुद्धि कैसे हो सकता है जो ये समझ ले कि हाँ भाई जेर दिया है, क्या मिलेगा जेर से। नहीं नहीं नहीं, जरा सोचो मिलेगा क्या। अगर मान भी ले कि जेर दिया है तो मिलेगा क्या। मिलेगा ये कि चुनाव के समय सहानुभूति वोट अफजल अंसारी को मिल जाएगा जो इतना बड़ा अपराधी था, उसको बिना तकलीफ के आसान मौत नसीब हो जाएगी। जिसको उम्र कैद हो चुकी है, 65 मुकदमों में फैसला आना बाकी है, जिसमें से 20 मुकदमों में तो उसे कम से कम उम्र कैद होती ही। मुख्तार अंसारी को अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहते तो उसकी सजा खत्म नहीं होती। तो कोई क्यों उसको जेल देकर उसके लिए आसान मौत का रास्ता साफ करेगा। जनता तक दूसरा पक्ष नहीं पहुंच पाता और लोग भावनाओं में बह जाते हैं और राजनीतिक लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। इस चुनाव के माहौल में कोई क्यों ना सामने वाले दल के लिए चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ को मुख्तार अंसारी के साथ इशू थे और वे क्या थे आपको बताता हूँ। साल 2008 का दिन 7 सितंबर, योगी आदित्यनाथ का काफिला धीरे धीरे पूर्वांचल के अपराध का गढ़ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहा था। काफिले में 100 से ऊपर कारें, 1000 से ऊपर मोटरसाइकिलें। 2008 में हुए अहमदाबाद बम धमाकों से योगी आदित्यनाथ काफी चिंतित थे। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट में 21 बम धमाके हुए थे और धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, 200 से ज्यादा घायल हुए थे। अहमदाबाद बम धमाकों के कुछ आरोपी आजमगढ़ में पकड़े गए थे। आजमगढ़ उस समय माफिया अपराधी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का गढ़ था। मुख्तार को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव का संरक्षण प्राप्त था। ना पुलिस का डर, ना कानून का भय, सब अपनी जेब में। बड़े से बड़ा रसूखदार, जज, पुलिस महकमे का आला अधिकारी मुख्तार की जेब में हुआ करते थे। उसी आजमगढ़ में गोरखपुर से तब के 3 बार के सांसद योगी आदित्यनाथ बड़ी रैली करने जा रहे थे। रैली में 1 लाख से ऊपर लोगों के पहुंचने की तैयारी थी। ये वही समय था जब पूरी पूर्वांचल में योगी आदित्यनाथ का उदय हो रहा था। मुख्तार के आतंक से आतंकित हिंदू समाज योगी आदित्यनाथ को एक मसीहा के रूप में मिले। 2004 में योगी आदित्यनाथ तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीत चुके थे। पूर्वांचल के हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, हिंदू समाज की रक्षा के लिए 2008 में योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन कर दिया था। एक और लगातार लोकसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के जीत का अंतर बढ़ रहा था तो दूसरी ओर हिंदू युवा वाहिनी से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे
रहे थे। योगी आदित्यनाथ की ये लोकप्रियता न तो मुख्तार अंसारी को पसंद आ रही थी और ना ही मुलायम सरकार को। जब योगी 2008 में अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर बढ़ रहे थे तब उन्हें वहां पता था, कहां पता था, कुछ पल के बाद ही उनके काफिले पर जानलेवा हमला होने वाला है। घात लगाए मुख्तार अंसारी के गुर्गे योगी आदित्यनाथ के काफिले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही काफिला आजमगढ़ से थोड़ा पहले टकिया के पास पहुंचा, दोपहर 1:20 पर एक पत्थर काफिले की 7वीं गाड़ी पर आकर लगा। इसके बाद चारों तरफ से पत्थरों की बारिश शुरू हो गई। चंद ही पलों में पेट्रोल बम से हमला शुरू किया गया। ये एक सिंक्रोनाइज हमला था जिसकी पहले से अच्छे से योजना बनाई। इसमें योगी समर्थक तितर बितर हो गए। काफिला 3 हिस्सों में बट गया। 6 वाहन आगे चले गए और बाकी पीछे रह गए। इसके बाद हमलावरों ने वाहनों को घेर कर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनका निशाना योगी आदित्यनाथ थे, जिन्हें वे अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। योगी के न मिलने के कारण वो उग्र हो गए। जब काफिले के लोगों को होश आया तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, योगी कहां है, योगी कहां है। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस स्टेशनों से टीमें भेजी गई। इसी बीच आसपास के दुकानदार और विक्रेताओं ने मदद के लिए दौड़ पड़े और गाड़ियों के आसपास सुरक्षा घेरा बना लिया। सिटी सर्किल ऑफिसर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने जवाबी कार्रवाई का आदेश दिया। उसमें एक शख्स मारा गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन योगी का अब तक कोई अता पता नहीं था। उनकी खोज और भी तेज कर दी गई, लेकिन योगी तो बहुत पहले ही आगे निकल चुके थे और बाकी की गाड़ियों का आने का इंतजार कर रहे थे। दरअसल योगी को काफिले की पहली गाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया था। ये सब पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस में हुआ, जहां काफिला कुछ देर के लिए रुका था। अंतिम समय में वे इस बदलाव की जानकारी हमलावरों को भी नहीं थी। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने संसद में इस घटना का जिक्र करते हुए रो पड़े और सदन से पूछा, क्या मैं इस सदन का सदस्य नहीं हूं? क्या यह सदन मेरी सुरक्षा करने में असमर्थ है? डीएसपी शैलेंद्र सिंह हुआ करते थे, एक आईपीएस ऑफिसर। उन्होंने मुख्तार के घर से एलएमजी लाइट मशीन गन पकड़ी थी, जिससे विधायक कृष्णानंद राय पर 500 राउंड गोलियां चलाई थी, मुख्तार अंसारी नहीं। और इसी के बाद मुख्तार अंसारी पर पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट लगा था और बाद में मुलायम सिंह यादव ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डीएसपी शैलेंद्र को फंसाकर गिरफ्तार करवा दिया। योगी आदित्यनाथ और मुख्तार के आपस में मतभेद थे और होना लाजमी भी थे, परंतु जेल में जहर दिए जाने का मकसद नहीं मिल पा रहा। और जो इंसान चाहे सपा की सरकार आए या कांग्रेस की, उसको ऊपर वाला भी जेल से रिहा नहीं करवा सकता था, तो कोई उसे जेल में क्यों जहर देगा? उसके नसीब में सिर्फ जेल के अंदर ही मरना लिखा था। लोगों को अपने विवेक का सहारा लेकर सोचना चाहिए। किसी ने बोल दिया कि जेर दिया तो और मान लिया कि जेर दिया। अरे भाई, कोई जेर क्यों देगा? ये भी तो सोचो। मुख्तार अंसारी के परदादा स्वतंत्रता सेनानी थे, पूरा देश उनका सम्मान करता है। मुख्तार के परिवार के ब्रिगेडियर उस्मान हुए, जिन्होंने 1948 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी शहादत दी थी और भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र दिया था। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के परिवार से हैं। हम इन सभी शख्सियतों का सम्मान करते हैं, परंतु क्या ये नहीं हो सकता किसी अच्छे परिवार में कोई अपराधी या गुंडा पैदा नहीं हो सकता? मुख्तार ने ऐसे ही बुरे कर्म किए थे और इन्हीं बुरे कर्मों के कारण वे जेल में था और सजा भुगत रहा था। यहाँ मुख्तार ही नहीं बल्कि हर उस जवान युवा व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि युवावस्था में बिना सोचे समझे मुकदमे ले लेते हैं और बुढ़ापे में जब इन मुकदमों के कारण सजा होती तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि शरीर वृद्ध हो जाता है, युवावस्था वाला जोश भी नहीं रहता और वृद्धावस्था में शरीर भी वैसा नहीं रहता, तब बहुत दिक्कत होती है। कभी भी किसी भी सभ्य समाज में हमारा कोई गुंडा या अपराधी आदर्श नहीं हो सकता। समाज विशेष मुख्तार अंसारी को अपने ताकत के प्रतीक के रूप में देखता था। इसी कारण ये अपराधी समाज विशेष में ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर जाते हैं, जैसा अमूमन दूसरे समाजों में नहीं होता। इसी लोकप्रियता के कारण मुख्तार अपराध करता गया और अंततः उसके ऊपर 65 मुकदमे दर्ज हो गए। मुख्तार का समर्थन करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि तुम्हें मुख्तार ने क्या दिया है, चाहे वह समाज के स्तर पर हो या देश के स्तर पर। अपराधी सिर्फ देश और समाज को लहूलुहान करने के सिवाय कुछ भी नहीं देते, इसलिए अपने विवेक से फैसला लेकर सोचना चाहिए। कभी किसी अपराधी का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। मुख्तार ने कुछ पार्टियों के समर्थन के कारण ही अपराध किया और उसका अंजाम ये हुआ, उसके
ऊपर 65 मुकदमे दर्ज किसी योगी आदित्यनाथ ने नहीं करवाए थे। ये सभी मुकदमे सपा और बसपा की सरकारों में दर्ज हुए थे। पोटा भी इन्हीं सरकारों में लगा था। समाजवादी पार्टी मुख्तार को सह देकर अपने काम करवाती गई और मुख्तार पर मुकदमे दर्ज होते गए। समाजवादी पार्टी और बसपा का आज कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन मुख्तार का जीवन बर्बाद हो गया। सरकारें मुख्तार जैसे अपराधी को मोहरे की तरह यूज करती है। मुख्तार जैसे अपराधियों को जब ये समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वे चाह करके भी इस दलदल से बाहर नहीं आ पाते। समाजवादी पार्टी ने जीते जी मुख्तार अंसारी को मोहरे की तरह यूज किया, यूज करके फायदा उठाया, करने के बाद उसकी मौत पर सहानुभूति के आधार पर फायदा उठा रही है। जबकि समाजवादी पार्टी से पूछना चाहिए कि 65 मुकदमे जो तुम्हारी सरकार में दर्ज हुए थे वो क्यों हुए थे? समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ, इसलिए किसी भी समझदार इंसान को मुख्तार अंसारी के पक्ष या विपक्ष में पोस्ट नहीं लिखना चाहिए। आप सभी को अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी लगे और मैं आपके लिए टाइम निकाल करके वीडियो बना सकूं। आप सभी ने यहाँ तक देखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।